क्या कर रही हो, पागल हो गई? अगर मुमानी ने सुन लिया तो वो मुझे जिंदा दफन कर दीनगी। अब बोलो भी। अब तो बिल्कुल चुप हो गई। यशल ने इसे आंखें दिखाते हुए इसके हाथ की तरफ इशारा किया। इसका कहना था कि तुम हाथ नहीं हटाओगी तो मैं कैसे बोलूंगी। ओ वो सॉरी। अच्छा छोड़ो उन बातों को, मुझे तुमसे कोई हेल्प चाहिए थी। क्या हेल्प? तुम्हारे लिए तो जान हाजिर है। पिशल इस वक्त मैरून कलर के सूट में मलबूस थी, बाल खिले हुए वो बहुत प्यारी लग रही थी। तुम अपनी जान अपने पास रखो, इसका मैं क्या करना है? वो तो मेरे होने वाले जीजू की होगी। महमिल ने शरारत से कहते हुए पिशल के साथ टकराई। हिमम उफ़ महमिल, कभी तो सीरियस हो जाया करो, हर वक्त बकवास जरूरी नहीं होती। ओके ओके, महमिल ने अपने दोनों हाथ जोड़ती हुए कहा, जैसे अपनी बात की मुआफी चाहती हो। मुझे तुमसे ये हेल्प चाहिए थी कि तुमने एक दफा बताया था ना कि तुम्हारे भाई बिजनेस मैन है, तो इसने तो पर जोर देते हुए अपनी बात जारी रखी। तुम उनसे कहकर मुझे इनके ऑफिस में जॉब दिलवा सकती हो। महमिल यार, अभी तो तुम पढ़ रही हो, पहले पढ़ाई तो पूरी कर लो। यशल को इसकी बात से हैरत हुई थी। और अगर तुम्हें किसी चीज की ये पैसों की जरूरत है तो मुझे बताओ, मैं हूं ना। नहीं यार, मुझे किसी और से कुछ नहीं चाहिए। मुझे अपना कमाना है जो मेरा हो। और रही बात पढ़ाई की तो मैनेज कर लूंगी। प्लीज यार एक बार हेल्प कर दो। वो अब पिशल की मनहुत कर रही थी। अच्छा अगर तुम्हें ऐसा चाहती हो तो मैं भाई से बात करके देखूंगी। पिशल ने उदास लहजे में जवाब दिया। ओए तुम क्यों सैड हो रही हो? महमिल ने इसका हाथ पकड़ती हुए कहा, तुम्हें नहीं लगता एक बार सोच लेना चाहिए तुम्हें? यशल ने इसकी आंखों में देखते हुए कहा, नहीं, मैंने जो सोचना था वो सोच चुकी हूं। हम लड़कियों को कमाना चाहिए खुद के लिए, ताकि हमें किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। महमिल की बात के जवाब में मीम यशल ने सिर्फ हाँ में सर हिला दिया, लेकिन बोली कुछ नहीं। वो घर में दाखिल हुआ तो इसका रुख अपनी मम्मा के कमरे की तरफ था। वो कमरे में दाखिल हुआ तो सामने मिसेस सिद्दीकी बेड पर बैठी तस्बीह पढ़ रही थीं। वो इनको सलाम करता इनकी गोद में सर रख कर लेट गया। माशा अल्लाह, मेरा बच्चा। उन्होंने इसका माथा चूमा। कैसे हो? वो अब इसके बालों में उंगलियां फेर रही थीं। मैं ठीक, अब कैसी है? शुक्र है अल्लाह का, मैं भी ठीक हूँ। अच्छा मम्मा, मैं यशल से मिल लूं, वो कहता उठ खड़ा हुआ। वो तो घर पर नहीं है, दोस्त के घर गई है, कुछ देर तक जागी। अच्छा सही है, अरहम का मूड ऑफ हो गया। 2 दिन हो गए थे इसने अपनी गुड़िया को देखे, और अब वेट करना पड़ेगा। वो मम्मा से इजाजत लेता अपने रूम की तरफ जाने लगा। इसने जैसे ही घर की रायदारी में कदम रखे तो वो देखती रह गई। ये घर जितना बाहर से खूबसूरत था, इससे कहीं ज्यादा अंदर से दिलकश था। ये घर बलूल वैसा था जैसा वो ख्वाबों में देखती थी। वो सोच रही थी अब क्या करे। फिर वो आहिस्ता से सहरियां चलने लगी। सामने एक कमरा था जिसका दरवाज़ा थोड़ा सा खुला था। इसने कुछ सोचते हुए हैंडल से पकड़कर पूरा दरवाज़ा खोल कर देखा तो अंदर कोई नहीं था। वो कमरे में आकर अपना एक सूट निकाल शर्ट बेड पर रख कर वॉशरूम में फ्रेश होने चला गया। वो कमरे के अंदर आकर इसका जायजा लेने लगी। वो कमरा काफी बुरा था। एक गोल डिजाइन वाला बेड सामने था। इसके ऊपर ही अरहम की बुरी सी तस्वीर लगी हुई थी, जिसमें ब्लैक कलर का सूट पहना हुआ था। वो बहुत हुसैन लग रहा था, जैसे कोई शहजादा हो। वो तस्वीर में खोई हुई थी। जब वॉशरूम के डोर खोलने की आवाज आई, वो पीछे मुड़ी तो वो ब्लैक कलर की जीन्स में मलबूस था। शर्ट के बगैर टॉवल से अपने बाल खुश्क कर रहा था। इसने एक दम अपनी आंखों पर हाथ रख लिया। इसने जैसे टॉवल आगे से हटाया तो सामने खड़े वजूद को देख
कर हैरान हो गया वो देखकर इसने जल्दी से बेड पर पड़ी शर्ट उठा कर पहनने लगा। दूसरी जानिब मोहेकर के शर्ट के बटन बंद करने लगा। वो शर्ट ठीक करता पीछे मुड़ा तो वो अभी तक आंखों पर हाथ रख कर खड़ी थी। वो कोई 1918 की लग रही थी। दराज कद और घूरी रंगत, हल्के सुनहरी बाल, खूबसूरत नए नकूश। वो काफी हुसैन थी। इससे में एक और चीज थी जो लोगों को इसकी तरफ माइल करती। हेलो मिस, अब कौन है और मेरे रूम में क्या कर रही हैं? पहले आप बताएं कि आपने शर्ट पहन ली। वो अपनी घबराहट पर काबू पाकर मुश्किल बोल पाई। जी पहन ली। अब आप बताना पसंद करेंगी कि आप हैं कौन? वो तो इसमें खोती जा रही थी। इसके गीले बाल माथे पर झोल रहे थे। वो प्यारा था, तारीफ किए बगैर रह ना पाई। जी वो में जी आप अब इस आगे बढ़ने का क्या लेंगी? जी मैं फातिमा लियाकत। तो अब मेरे घर पर क्या कर रही हैं? वो सपाट लहजे में पूछ रहा था। जी वो मेरे पीछे कुछ लड़के लगे हुए थे जिनसे बचने के लिए मैं आपकी गाड़ी की डिग्गी में बैठ गई। फिर आप घर आ गई। अगर मैं ऐसा ना करती तो वो लोग मेरे साथ कुछ गलत करते। इतना बोल कर वो रोने लगी। तो मोहतरमा, आपको किसने बोला था अकेली घर से निकलने का? कहा वो इसके बिल्कुल सामने आकर इसका जायजा लेने लगा। घर ही तो नहीं है। घर होता तो किया मैं ऐसे दर बदर होती। वो रोने के बीच बामुश्किल बोल पाई। अब की बार अरहम थोड़ा नरम पड़ा। क्या मतलब घर नहीं है? वो अभी जवाब देती इससे पहले झोल कर जमीन पर गिर गई। वो बेहोश हो चुकी थी। अरहम जल्दी से इसकी तरफ बढ़ा और इसे होश में लाने की कोशिश करने लगा। फिर इसे उठाकर बेड पर लेटा दिया और उसके होश में आने का इंतजार करने लगा। यशल के जाने के बाद महमिल जुबान के बारे में सोचने लगी। 2 दिन हो गए थे वो इसे नजर नहीं आया था। ये शाहिद वो खुद इसके सामने नहीं आना चाहता। वो सोच रही थी कि अगर जुबान ने थप्पड़ का जिक्र मुमानी से कर दिया तो वो तो इसे कभी मुआफ नहीं करेगी। महमिल, तुम भी पागल हो। वो दिल में खुद से मुखातिब हुई। क्या गलती थी इसकी? यही ना कि इसने सिर्फ एक छोटा सा मजाक किया था और मुझे गिरने से बचाया था। मैं ने इतनी सी बात पर इसे थप्पड़ मार दिया। अल्लाह मुझे थोड़ी अक्ल दे। हाय स्वीट कजिन। जुबान हाथों मैं फूल लिए महमिल के सामने खड़ा था, चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए। जी कैसे हैं आप? वो बस इतना बोल सकी। मैं कैसे ठीक हो सकता हूँ? मुझे मुआफ कर दो। इस दिन ने कुछ ज्यादा ही गुस्सा कर गया। वो घुटनों के बिल बैठकर मुआफी मांगने लगा। महमिल इसे देखती रह गई। कितना फर्क था इस दिन वाले जुबान और आज के जुबान में। नहीं, अब सॉरी मत बोलें और उठें प्लीज। वो इसे हाथ देकर उठाने लगी तो इसने खुशी खुशी इसका हाथ थाम लिया। सॉरी कैसे ना बोलो, मैंने इतनी बदतमीजी कि तुमसे। वो शर्मिंदा लग रहा था। गलती तो मेरी थी ना, आपने तो बस रिकेट किया था। तो इतना तो रैकेट करना बनता था। वो निगाहें नीचे किए खड़ी थी। अच्छा, तुम मेरे ये फूल कबूल कर लो तो समझो सब ठीक हो गया। वो फूल इसकी तरफ बढ़ाकर बोला तो महमिल ने इसके हाथ से फूल ले लिए। थैंक यू। इट्स ओके कजिन। वो हुनूज मुस्करा रहा था। वैसी तुम्हारा हाथ है बुरा बारी में तो तुम्हारे एक थप्पड़ से हल गया। वो मजाक कर रहा था महमिल का मूड ठीक करने के लिए। समीर इस वक्त छत पर बैठा पिशल के बारे में सोच रहा था। इसी वक्त एक औरत छत पर आई जिसे देखते ही समीर खुशी से उठ खड़ा हुआ। मोम अप आ गई। वॉट अ प्रेजेंट सरप्राइज। वो खुशी से जाकर उनके गिले लग गया। कैसा लगा सरप्राइज? वो इसका माथा चूमते हुए पूछ रही थीं। वो आज ही लाहौर से कराची आई थी। लाहौर में इनकी बहन रहती है जिनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए उन्हें वहां जाना पड़ा। गई तो 4 से 5 दिन के लिए थी, लेकिन इनकी बहन ने उन्हें 1 हफ्ता रुकने का बोल दिया। इनकी तबीयत के
खातिर वो ना नहीं के बोल पाई। बहुत अच्छा है आपका सरप्राइज माए डार्लिंग। अब समीर अपनी वन में वापस आ चुका था। चल हिट, उन्होंने इसके कंधे पर चपत रसीद किया। शर्म नहीं आती तुझे माँ को डार्लिंग बोलते हुए किया। अब देखती ही इतनी हुसैन हैन के मोम बोलने का दिल ही नहीं करता, और वैसे भी अब पहले मेरी डार्लिंग हैन बाद में मोम। वो इनके गिर्द अपने बाजों फुलाए खड़ा था। तू नहीं सुधर सकता, तुम्हें तो तुम्हारी बीवी ही सुधारेगी, वो भी इसके अंदाज में कहती सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। बीवी लफ्ज़ सुनते ही समीर के दिल में यशल का ख्याल आया तो वो भी मुस्करा दिया। फातिमा को होश आ चुका था। अरहम इसके सामने खड़ा इसे घोर रहा था। वो आंखें झुकाए अपनी उंगलियां मरोड़ रही थी। तो मोहतरमा, अब मेरे ख्याल से आपको सब सच सच बताना चाहिए। हर्फ ब हर्फ सच हो मैं झूठ बर्दाश्त नहीं करूंगा। वो उंगली से वोन करता इसे डरा गया। जी मैं आपको सब सच बताती हूँ। 3 साल पहले मैं और मेरे उम्मी अबू हम अपने गांव चाचा के बेटे की शादी खाने के लिए गए थे। पहले तो इनका रवैया हमारे साथ बहुत अच्छा था, फिर आहिस्ता आहिस्ता हमें नीचा दुखाने लगे। मेरे अबू स्कूल में टीचर थे, हम रेंट पर रहते थे। हमारे पास ज्यादा पैसे तो ना होते, लेकिन जितने होते हम इसमें खुश थे। अबू ने उम्मी से भागकर शादी की थी, जिस की वजह से इनको जायदाद से दखल कर दिया गया था। मैंने कभी अपने दधियाल वाले नहीं देखे थे। फिर अचानक इनकी अबू काल आई कि उन्होंने अबू को मुआफ कर दिया है और साथ ही अपने गांव बुला लिया। अबू बहुत खुश थे कि इनके अपनों ने उन्हें बुलाया है। उम्मी ने बोला अबू को कि हमें नहीं जाना चाहिए, पर अबू ने इनकी एक ना सुनी। दूसरे दिन ही हमें लेकर गांव चले आए। पहले तो वो हमें सर आंखों पर बिठा रहे थे, फिर एक दिन अबू ने अपने भतीजे को नशा करते और लड़की के साथ बदतमीजी करते देख लिया। तो पहले उन्होंने चाचा से बात करना ठीक समझा। जैसे अबू ने चाचा से बात की तो चाचा ने जवानी का जोश है, एक दफा उसकी शादी करा दो, फिर ठीक हो जाएगा। तो क्या कहते हो लियाकत? उन्होंने अबू से पूछा। अबू ने बोला जैसा आपको ठीक लगे भाई साहिब। चुलू फिर ठीक है, तुम हमें अपनी बेटी फातिमा का रिश्ता दे दो, इसे हमारी बेटी बना दो। अबू को ये बात नागवारा गुजरी, उन्होंने मना कर दिया। चाचा ने बहुत बोला, लेकिन अबू ने बोला कि आपका बेटा इस लायक नहीं है कि मैं अपनी बेटी दूं। जब चाचा को लगा अब अबू नहीं मानेंगे, तो उन्होंने अबू को धमकी दी, अगर उन्होंने हाँ नहीं की तो वो उन्हें मार देंगे। अबू ने बोला वो सुबह ही यहां से चले जाएं। गे जैसे सुबह अबू चाचा को खुदा हाफिज बोलने गए कि चचा ने उन्हें गिले लगाकर पीठ पर छर्रा घोंपा, और ये सब का सदमा उम्मी बर्दाश्त नहीं कर पाए। इनको हार्ट अटैक हो गया। मैंने सुबह की बहुत मिन्नतें की उम्मी अबू को हॉस्पिटल ले जाने के लिए, पर किसी ने मेरी नहीं सुनी। उम्मी अबू को गए अभी 1 महीना हुआ था कि चचा मुझ से मिलने कमरे में ही में उनसे नफरत करने लगी। मैं वहां से निकलना चाहती थी, पर उन लोगों ने मुझे एक कमरे में कैद कर लिया था। मेरी लाख कोशिश के बावजूद मैं वहां से नहीं निकल पाई। चचा कमरे में आए तो मैंने अपना मोहे फेर लिया, लेकिन उन्होंने हुक्म दिया कि सुबह तैयार रहना, तुम्हारी शादी है रेहान से। उन्होंने अपने नालायक बेटे का नाम लिया। फिर भी मैं इनके कदमों में बैठ गई कि प्लीज खुदा के लिए मुझ पर ये जुल्म ना करे, लेकिन वो नहीं माने। फिर सुबह होने पहले हुआ मुझसे मिलने आई तो उन्होंने मेरे सामने 2 ऑप्शन रखे। पहला, मैं रेहान से शादी कर लो, और दूसरा, उनके साथ या से भाग जाऊं। तो मैं दूसरा ऑप्शन चुन लिया। हम सुबह होने से पहले वहां से भागने में कामयाब हुए। बुआ ने मेरी मदद इसलिए की क्योंकि वो जानती थी अबू को चचा ने मारा था। फिर मैं इनके साथ इनके घर आ गई, लेकिन फूफो तो मेरे साथ ठीक थी। इनकी एक
बेटी थी निबियल्ला वो मेरी दोस्त बन गई सब ठीक था जो ठीक नहीं था वो फूफो के शौहर इनकी नज़र गंदी थी 3 साल तो मुश्किल से फूफो मुझे उनसे बचाती रही पर अब इनके बस से बाहर हो गई थी बात फूफो के शौहर शराब पी आकर आते घर में तमाशा करते एक दिन तो उन्होंने मेरे साथ वो इस बारे मैं आगे नहीं बोल पाई यहाँ पर फूफो की बर्दाश्त जवाब दे गई। फिर पप्पू ने मेरे आगे हाथ जोड़ लिए, कहती बेटा मैं मजबूर हूँ, तुम अपनी इज्जत बचाओ, यहाँ से कहीं दूर चली जाओ। मैं इनकी बात मानती वहाँ से भाग आई, लेकिन किस्मत इतनी खराब कि यहाँ आते कुछ लोग और लड़के मेरे पीछे पड़ गए। इसके बाद मैं आपके घर आ गई। वो पूरी कहानी सुनाते रोती रही थी। अब वो औरम का चेहरा देख रही थी। सच लगा था, लेकिन ये सब सुनने के बाद इसके पास बोलने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए वो चुपचाप कमरे से चला गया। वो बाहर आया तो यशल सामने कमर पर दोनों हाथ रखे से बोल रही थी, अरे क्या हुआ मेरी गुड़िया को। वो इसे अपने इशार में लेता प्यार से पूछने लगा, आप पूरे 2 दिन मुझसे दूर रहे हैं। वो हाथों से इशारे करके बता रही थी, बहुत मासूम लग रही थी। आपको पता है न मुझसे आपके बगैर नहीं रहा जाता। वो मुंह बिगाड़ कर बोली, ओ मेरी गुड़िया ने मुझे मिस किया। ओ होए है इसका माथा चूमते हुए बोला, जी बहुत सारा। अच्छा भाई छोड़े इन बातों को, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। अच्छा बोलो बच्चा, कौन सी ज़रूरी बात। भाई मेरी ना एक दोस्त है जिसे जॉब की ज़रूरत है, क्या आप इसे अपने ऑफिस में जॉब पर रख सकते हैं। मेरी गुड़िया ने बोल दिया, समझो काम हो गया। अपनी दोस्त को बोलना कल ऑफिस आ जाए। वो ईशल से मिलते ही फातिमा को भूल ही गया था। ओके बाय, यू आर द वर्ल्ड बेस्ट बिरादर। वो जोर से इसके गले में बाएं डालती बोली, सलाम मामू जान। इस वक्त सब खाने की मेज पर जमा थे। मैमल खाना लगा रही थी, साथ मैमल को सबके साथ खाने की इजाज़त न थी। जब सब खा लेते फिर वो सारे बर्तन समेट कर बाद में खाना खाती। वालेकुम सलाम बेटा, कैसी हो। इसके मामू ने पूछा। मैं ठीक मामू जान, वो मुझे आपसे एक बात करनी थी। ये बात सुनते ही मैमल की मामी के कान खाना खाते हाथ रुके। हाँ बोलो बेटे। वो मुझे जॉब करनी है। अभी मामू कुछ बोलते पहले ही मामी बोल पड़ी, कोई जरूरत नहीं है जॉब करने। अब भला घर की लड़कियाँ नौकरी करती अच्छी लगती। मम्मी जान प्लीज, जब बोल दिया नहीं तो मतलब मैं उधर शक्ल बनाती वहाँ से जाने लगी तो दोहान की आवाज़ पर उसके जल्दी करते हम रुक के। मम्मी करने देना मैमल को जो, और ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, आजकल सब लड़कियाँ करती हैं। हाँ नहीं अपनी माँ के खान के खरीद चुकी। मम्मी करने दो ना, से जो पैसे तो हम लेंगे इससे। हाँ अगर सब बोल रहे हैं तो ठीक है, मगर घर के काम में कोई रियायत नहीं होगी। जी मम्मा ने मैं अपने सारे काम कर दिया करूँगी। मामू आपको तो कोई एतराज़ नहीं है। नहीं बेटे वैसे तो मुझे कोई एतराज़ नहीं, पर तुम्हारी पढ़ाई का क्या होगा। मैं मैनेज कर लूँगी। मैमल की खुशी की अपने से मुस्कुरा कर जोहान को देखा, जैसे थैंक यू बोल रही है। उसकी मुस्कुराहट देखने पर जोहान का दिल जोर से धड़का था। आज उसने दिल में अपनी मोहब्बत का आगाज़ किया था। मैमल तुम जोहान की हो, वो खुद से मुखातिब था। मैमल जल्दी से अपना काम खत्म करके ऑफिस के लिए निकल चुकी थी, बस पहुँचने वाली थी। वो बहुत सो रही थी, पता नहीं ऐसे जॉब मिलेगी भी या नहीं। वो मुसलसल अल्लाह से दुआएं मांग रही थी। जब मिलने की इस्लाम शाह इस वक्त माथे पर शिकने यूट्यूब लैपटॉप पर कुछ देख रहा था। अगर इसके लिए लैपटॉप पर देखा जाए तो वो की से बात कर अता उस कार का पता लगाया जाए जिससे इसकी कार को टक्कर लगी थी। मुझे तुम पर यकीन है सारिम, तुम मेरा काम कर लोगे। जी सर, आप मुझे कुछ दिन का टाइम दें, मैं आपको मायूस नहीं करूँगा। ओके, तुम्हारे पास सिर्फ 2 हफ्तों का वक्त है। मुझे मेरा मुजरिम अपने सामने चाहिए। वो एक्सीडेंट याद करते अजलान के गुस्से में तेज आ गया।
اس کے سامنے سلما بیگم کا چہرہ گھومنے لگا۔ اس نے جھٹکے سے لیپ ٹاپ کی اسکرین گرا دی۔ اسی وقت اس کے کیبن کا ڈور اوپن ہوا تھا۔ آرم اندر داخل ہوا اور اذلان سے ملتا سامنے رکھے صوفے پر بیٹھ گیا۔ کیسا ہے؟ ٹھیک، تو بتا کیا کہہ رہا تھا؟ کچھ بہت خاص کام؟ اچھا، وہ ایک لڑکی ہے جسے جاب کی ضرورت ہے۔ اگر تمہیں ٹھیک لگے تو رکھ لو کسی پوسٹ پر۔ میں تو رکھ ہی لوں گا، تو سے اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ تجھے سیکریٹری کی ضرورت تھی نا، اسے اپنی سیکریٹری ہی رکھ لے۔ صحیح ہے، جب آئے تو میرے کیبن میں بھیج دینا۔ اذلان اپنی کن پٹی پر انگلیوں سے مساج کر رہا تھا۔ یہ اپنا غصہ کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میمل آفس آ گئی تھی۔ اب اس کا رخ سامنے کاؤنٹر پر بیٹھی لڑکی کی طرف تھا۔ جی، میں جاب کے لیے آئی ہوں۔ جی میم، آپ اوپر جائیں، وہاں سر کا کیبن ہے۔ جی اوکے۔ میمل اوپر آئی تو سامنے 2 کیبن تھے۔ ایک پر اذلان شاہ لکھا ہوا تھا، دوسرے پر آرم خان۔ وہ بہت سوچ کر اذلان کے کیبن کی طرف بڑھ گئی۔ دروازے پر نوک کیا۔ آ جاؤ، اذلان نے مصروف سے انداز میں جواب دیا۔ میمل اجازت ملتے ہی اندر آ کر کرسی پر بیٹھ گئی، لیکن اذلان کے دیکھنے پر وہ کنفیوز ہو گئی۔ مس، کیا میں نے آپ کو بیٹھنے کا کہا؟ بولا جو آپ بیٹھ گئیں۔ میمل کو اپنی بیوقوفی پر غصہ آیا۔ سوری سر، وہ سوری بولتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب کیا میں نے آپ کو اٹھنے کا بولا؟ اذلان ابھی بھی سپاٹ انداز میں بول رہا تھا۔ اس کی براؤن آنکھیں اپنا عکس بیان کر رہی تھیں۔ اس کی آنکھوں پر لڑکیاں مرتی تھیں، پر میمل نے ایک بار بھی اس کی آنکھوں کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ اسے اس کی آنکھوں سے خوف آ رہا تھا۔ میمل کا دل کیا اپنا سر دیوار میں دے مارے۔ کیسا پاگل انسان تھا! بیٹھ جاؤ تو کہتا ہے بیٹھ کیوں گئی، اٹھو تو کہتا ہے اٹھی کیوں۔ بیٹھ جائیں، لیکن اگلی بار میری اجازت کے بغیر نہیں بیٹھنا، ورنہ۔ اوکے سر۔ وہ اب بیٹھی نہیں تھی۔ بیٹھ جاؤ اب کی بار، اس نے اونچی آواز میں بولا تو وہ بیٹھ گئے۔ اس نے وائٹ کلر کا فراک پہنا ہوا تھا، بال کھلے چھوڑے ہوئے تھے۔ اس کے گورے رنگ پر اس کی سرمئی آنکھیں غضب ڈال رہی تھیں۔ مس، تمہارا نام اور پہلے کہاں جاب کی ہے؟ پل میں آپ سے تم تک آ گیا۔ کیا آدمی ہے! وہ بس دل میں سوچ سکی، کیونکہ وہ ایسا کچھ بول کے جاب نہیں گنوا سکتی تھی۔ جی، میرا نام میمل نور ہے، اور جاب نہیں کی ابھی تک۔ یہ میرے کچھ پیپرز۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے کچھ پیپرز اس کے آگے رکھے، جن کو اس نے ایک نظر بھی نہیں دیکھا۔ ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں لوگوں کو ان کے کام سے جج کرتا ہوں، ان پیپرز سے نہیں۔ اس کے ساتھ ایک کیبن ہے، اس کیبن میں چلی جاؤ۔
आराम तुम्हें तुम्हारा काम समझा देगा। और एक बात याद रखना, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अज़लान शाह सिर्फ एक मौका देता है। ओके, अब जा सकती हो। उसे जाने का बोलकर खुद लैपटॉप की तरफ मुतवज्जा हुआ। ओके सर, कोई गलती नहीं होगी। वो कहती कैबिन से बाहर चली आई। खड़ूस कहीं का। बड़बड़ाती आराम की कैबिन में जाने लगी। मेमल ने पहले आराम की कैबिन का दरवाजा नॉक किया। इजाजत मिलते ही अंदर आई, मगर इस बार वो बैठी नहीं थी। जी आप? आराम ने सवाल किया। जी सर, मैं मेमल और सर अज़लान ने आपके पास भेजा है कि आप काम समझा दोगे। ओह अच्छा, आप यशल की दोस्त हो? अब वो पूरी तरह इसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। जी सर। ओके, आप खड़ी क्यों हैं? बैठ जाएं। आराम को ये प्यारी लड़की अच्छी लगी थी। और मुझे सर नहीं बोलना, भाई कहना, जैसे यशल बोलती है। ओके जी ठीक है सर, मेरा मतलब भाई। विमल को भी आराम का रवैया अच्छा लगा था। ये कितने अच्छे हैं, और एक वो खड़ूस है। भाई, ये जो अज़लान शाह है, इन्हें बचपन में सर पर कुछ चोट लगी थी क्या? वो सरगोशी में पूछ रही थी। तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? इनकी बातों से तो वो खिसके हुए लगते हैं। इसने उंगली से दिमाग की कनपट्टी पर इशारा किया। इसका स्टाइल देखकर आराम की हंसी छूट गई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो बस ज़बान का थोड़ा कड़वा है, बाकी दिल का बहुत अच्छा है। एक बात बोलूं? इसके पूछते आराम ने हाँ में सारे लग दिए। एक तो बंदा अच्छा ना हो, अगर हो तो दिल ज़बान दोनों का अच्छा हो। दिल कौन देखता है? ज़बान मीठी होनी चाहिए। बस अगर मेरे दोस्त की बुराई हो गई हो तो काम शुरू करें। ओके ओके भाई। यशल इस वक्त घर के करीब वाले पार्क में खड़ी सामने खड़े कपल को देख रही थी। वो कपल बहुत प्यारा था। इन्हें देखकर लग रहा था कि इनकी लव मैरिज हुई है। मैं भी इनकी तरह लव मैरिज करूंगी। वो बेख्याली में थोड़ी तेज आवाज में बोल गई। इसकी साइड पर खड़ा शख्स इसकी बात सुनते हंस दिया और इसकी तरफ बढ़ आया। अच्छा, तो आप लव मैरिज करेंगी? वो इसके करीब झुककर सरगोशी में किया गया। ऐशल ने जैसे मुड़कर देखा तो सामने समीर चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए खड़ा था। ऐशल को एक पल लगा था बात के मफ़हूम को समझने में, लेकिन इसने चेहरे से कुछ जाहिर नहीं होने दिया। सर आप यहाँ? मेरा मतलब ये कैसे हैं आप? जी मैं ठीक, तुम कैसी हो? वो हनूज मुस्कुरा रहा था। यशल इसकी नज़रों से कंफ्यूज होती अपनी उंगलियां मरोड़ने लगी। मैं भी ठीक, वो बिल्कुल हल्की आवाज़ में बोली। एक मिनट यशल, हम इस वक्त योनि में नहीं है, इसलिए तुम मुझे सर मत बोलो। ओके, तो फिर क्या बोलूँ? मेरा नाम है, वो बोलो, समीर। ओके ओके, क्या बोलो? समीर को अब यशल को तंग करने में मज़ा आ रहा था और इसे अपना नाम यशल के मुंह से सुनना था। यशल ने ना चाहते हुए भी मजबूरन उसका नाम पुकारा, समीर। हाय अल्लाह, मेरा नाम इतना प्यारा है। मुझे तो आज एहसास हुआ। वो दिल के मकाम पर हाथ रख कर कह रहा था। यह करते हुए वो इतना क्यूट लग रहा था कि पास खड़ी दो लड़कियों ने मुड़कर उसे देखना अपना फर्ज समझा। वाह यार, कितना प्यारा है। वो दोनों इसकी तारीफ करने लगी तो वो मुस्कुरा दिया। वो दोनों इसके पास आ गए। हाय, क्या आप अपना नंबर दे सकते हैं? हाँ हाँ हाँ, नहीं जी, वैसे मुझे तो कोई इशू नहीं आप लोगों को अपना नंबर देने में, पर मेरी जो होने वाली बीवी से पक्का एतराज़ होगा। बीवी लफ्ज़ सुनते जहाँ लड़कियों के मुंह बने वहीं यशल का मुंह भी खुला रह गया। वो दोनों चुप करके चली गई। समीर ने यशल की तरफ देखा तो इसका मुंह भी
तब खुला हुआ था। मुंह बंद करो, मगरमच्छ चला जाएगा। यशल ने जल्दी से अपना मुंह बंद किया और हंसने लगी। मगरमच्छ नहीं, मच्छर होता है, इतना भी नहीं पता आपको? मुझे पता है मच्छर बोलते हैं, पर तुम्हारे मुंह पर मगरमच्छ सूट करता। अगर इतना बड़ा मुंह होगा तो यही बोलना होगा। वो निचले होंठ को दांतों तले दबाए अपनी हंसी रोक रहा था। यशल की हंसी को पल में ब्रेक लगी और वो मुंह फिर के खड़ी हो गई। ये नाराजगी बताने का तरीका था। वो इसके सामने आकर खड़ा हुआ। अच्छा सॉरी, मैं बस मजाक कर रहा था। अब अपना ये फुलाया हुआ मुंह ठीक करो। और हाँ, क्या तुम मेरे साथ कॉफी पीना पसंद करोगी? अगर आप इतना फोर्स कर रहे हैं तो ठीक है, काफी का सुनते ही यशल का गुस्सा पल में गायब हुआ। वो काफी की दीवानी थी। ओके चलो, वो इसे साथ लिए एक कैफे पर आ गया और आर्डर देने लगा। यशल को बीवी वाली बात तो याद आई तो वो पूछे बगैर रह नहीं पाई। आपकी मंगनी हो गई है? नहीं तो मैं बिल्कुल सिंगल हूँ। इसकी निगाहें यशल के चेहरे पर थी। अच्छा तो आपने इन लड़कियों को जो बोला आपकी होने वाली बीवी को अच्छा नहीं लगेगा? हाँ तो कोई तो होगी ना मेरी होने वाली बीवी। अब मैं हमेशा ऐसे कुंवारा तो नहीं रहूँगा और मैं अपनी होने वाली बीवी के साथ बेवफाई नहीं करूँगा। मैंने अब तक किसी लड़की के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं रखा। वो इतनी सफाई से झूठ बोल रहा था। अगर इसकी ये बातें आराम और अजलान सुन लेते तो पक्का बेहोश हो जाते। ओह अच्छा सही, तब तक इनकी कॉफी आ चुकी थी। तुम्हारे घर का एड्रेस मिल सकता है? वो काफी का सिप लिए थे वो पूछ रहा था। मेरे घर का एड्रेस? वो थोड़ी उलझी। हाँ और कोई है क्या यहाँ तुम्हारे अलावा? नहीं मतलब आपको क्यों चाहिए मेरे घर का एड्रेस? मतलब ये कि अब मैं अपने मॉम डैड के साथ तुम्हारा रिश्ता मांगने यूं ही तो नहीं आ सकता ना, घर ही आना होगा। बस इसलिए बताओ एड्रेस। वो मजे से यशल को प्रपोज कर चुका था। ये समीर का स्टाइल है। अचानक हुई आफत से यशल के 14 तबक रोशन हो गए। इसका चेहरा गुस्से से लाल हो चुका। अगर ये इंसान इसका प्रोफेसर ना होता तो हाथ में पकड़ी गर्म कॉफी इसके मुंह पर दे मारती, लेकिन बदकिस्मती से वो इसका प्रोफेसर था, इसलिए चुपचाप कैफे से निकल गई। पीछे से समीर मुस्कुरा रहा था। मिस यशल, चाहे जितना गुस्सा कर लो, होना तो तुम्हें मेरा है। वैसे मुझे डर तो था कहीं तुम मेरा सर न फाड़ दो, पर तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। थैंक यू बेबी। समीर कैफे से निकलकर अब घर की तरफ जाने लगा। आराम अभी ऑफिस से घर आया था। वो अब फातिमा के बारे में सोचते हुए अपने रूम की तरफ जा रहा था। जैसे इसने रूम का दरवाज़ा खोला तो वो सामने ही बेड सेट लगा बैठी थी। इसके चेहरे से अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो बहुत थकी हुई है। ये शायद हारी हुई। वो छोटे छोटे कदम उठाता उसके पास आकर बैठ गया और उसे देखने लगा और सोचने लगा, चेहरे चाहे कितने भी हसीन क्यों ना हो, पर किस्मत के मोहताज होते हैं।
اس نے خود کے قریب کسی کی موجودگی کو محسوس کرتے اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولی اور سامنے ارم کو پایا۔ آپ کب آئے؟ وہ ایک پل میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں ابھی ہی آیا ہوں۔ تم یہاں کیوں سو رہی تھی؟ بیڈ پر اچھے سے سو سکتی تھی۔ نہیں بس میں یہاں ٹھیک تھی۔ وہ نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ اچھا یہ لو اور فریش ہو کر آؤ۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پنک کلر کا سوٹ اس کی طرف بڑھایا۔ وہ یشل کا سوٹ تھا۔ اسے سوٹ دیتا خود بیڈ پر آ بیٹھا۔ تھوڑی دیر میں وہ پنک سوٹ پہنے باہر آئی تو کافی فریش لگ رہی تھی۔ ایک پل کے لیے تو ارم اس سے نگاہ نہیں ہٹا پایا، پھر اس کی نظر اس کے گال پر بنے ڈمپل پر پڑی تو اپنی نظریں ہٹانا بھول گیا۔ اس کے ایک گال پر ڈمپل پڑتا تھا جو اسے خوبصورت بناتا تھا اور لوگوں کو اس کی طرف مائل کرتا تھا۔ اگر وہ مسکراتی ہوگی تو یہ ڈمپل اور پیارا لگتا ہوگا۔ اس کے دیکھتے ہی ارم نے اپنی آنکھیں دوسری طرف پھیر لی۔ تم بیٹھو، میں کچھ کھانے کے لیے منگواتا ہوں۔ اس ملازمہ کو آواز لگائی کہ کھانے اس کے کمرے میں لے کر آئے۔ اسے کہتا خود واش روم میں فریش ہونے چلا گیا۔ وہ فریش ہو کر باہر آیا تو اس کی نظر فاطمہ کے پیر پر پڑی جہاں زخم گہرا تھا۔ پانی لگنے کی وجہ سے زخم خون رس رہا تھا مگر وہ ایسے بیٹھی تھی جیسے زخم اس کے لیے کچھ بھی نہ ہو۔ فرسٹ ایڈ باکس لے کر اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ ابھی وہ اس کا پاؤں اٹھاتا اس سے پہلے وہ اپنا پیر اوپر کر چکی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ تمہاری چوٹ پر فرسٹ ایڈ کر رہا ہوں۔ لاؤ دکھاؤ اپنا پیر۔ نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، مجھے درد نہیں ہو رہا۔ کیسے درد نہیں ہو رہا؟ زخم دیکھا کتنا بڑا ہے؟ اس سے کہیں زیادہ زخم کھا چکی ہوں۔ اب یہ چوٹیں مجھ پر اثر نہیں کرتی۔ ارم کے دل میں ایک ٹھیس سی اٹھی۔ اس نے اس کا پیر پکڑ کر نیچے کیا، اپنے گھٹنوں پر رکھ کر زخم صاف کرنے لگا۔ فاطمہ کو یہ بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اپنا پیر بار بار کھینچ رہی تھی مگر ارم کی گرفت سخت ہونے کی وجہ سے ناکام ہو رہی تھی۔ اس نے پٹی باندھ کر آرام سے اس کا پیر بیڈ پر رکھا۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی تو وہ اٹھ کر دروازے پر آیا۔ سامنے ملازمہ کھانے کی ٹرے لیے کھڑی تھی۔ اس نے اس سے دروازے سے ہی کھانا لے لیا اور اس کے سامنے رکھ دیا۔ کھا لو، پھر یہ ٹیبلٹ کھا لینا، اوکے؟ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں۔ وہ جانے لگا کہ پیچھے سے اس کے پکارنے پر رک گیا۔ تھینک یو، آپ بہت اچھے۔ ارم نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ تھینک یو کی ضرورت نہیں ہے، اب کھانا کھاؤ۔ گائز مجھے ریئل وائس دینے کی پرمیشن نہیں ہے اس لیے وائس پر افیکٹ یوز کر رہی ہوں، گزارا کر لو۔ سمیر گھر آیا تو سامنے ملک صاحب اور زرینہ بیٹھے تھے۔ وہ بھی ان کی طرف چلا آیا۔ آ گیا میرا بچہ، زرینہ بیگم پیار سے بولتی اس کے بال بگاڑنے لگی۔ ڈارلنگ یہ نہیں کیا کرو، میرے بالوں کے ساتھ اتنے اچھے اسٹائل کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیتی ہے۔ وہ منہ بسور کے بولا۔ وہاں سے فرصت مل گئی ہو تو ایک نظر باپ پر بھی ڈال دو، ملک صاحب منصوبی غصہ دکھاتے بولے۔ اوہ ہو میرے یار، آپ تو اتنی جلدی ناراض ہو جاتے ہیں۔ وہ اب ان کے گلے میں بند ڈالے کھڑا تھا۔ ایک تو یہ لڑکا کبھی نہیں سدھر سکتا۔ ماں کو ڈارلنگ، باپ کو یار۔ زرینہ بیگم افسوس سے گردن ملانے لگی۔ ہاں بس تیری گرل فرینڈ نہیں ہوں، مجھے ایسے کس کر رہا ہے؟
समीर इनके गाल पर किस कर रहा था जब मलिक साहब ने बोला, कोई नहीं, गर्लफ्रेंड भी अल्लाह देगा। वैसे डार्लिंग एक बात तो बताओ, वो अब जरीना बेगम के पास झुककर सरगोशी में बात कर रहा था। बोल क्या बताऊं, आपने क्या सोचकर इस बंदे से शादी की? हैंडसम भी नहीं और ना ही रोमांटिक है आपके साथ। वो जुल्म है। वो अब टेढ़े मेढ़े मुंह बना रहा था। इससे पहले जरीना बेगम कुछ बोलती, मलिक साहब ये सरगोशियां सुन चुके थे। खोते दा पुत्र, इन्होंने चप्पल इसकी तरफ उछाला, जिसे इसने बड़े आराम से कैच कर लिया। हाँ यार, आप क्यों भूल जाते हैं कि आपका बेटा क्रिकेट बहुत अच्छी खेलता है। इससे पहले मलिक साहब इसको पकड़कर चित्रोड़ करते हुए वहां से 9 तो 11 हो गया। यह आपके लाड प्यार का नतीजा है जो ऐसा हो गया है। मलिक साहब, बच्चा है, ठीक हो जाएगा। फातिमा खाना खा चुकी थी, अब टेबलेट खा रही थी। मैं सोच रहा हूँ तुम अब यहाँ पर ही रहोगी। मम्मा और यशल को मैं सारी बात बता दूंगा। तुम यशल के साथ इसके रूम में रह लेना। नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे मुझे यकीन नहीं आ रहा ये स्टोरी मैंने लिखी आज पहली बार। मैं अपनी स्टोरी को ध्यान से पढ़ रही हूँ। मैं कुछ और देख लूँगी। पहले ही आपने बहुत मदद की है मेरी। अब आपका एहसान मैं कभी नहीं भूलूँगी। मैंने कोई एहसान नहीं किया, बस इंसानियत के लिए तुम्हारी मदद की है। और कुछ और क्यों देखोगी जब मैं बोल रहा हूँ तुम यहाँ रहोगी तो बस रहोगी। कुर्तल नैन, तुम सही कहती हो। मेरा नावल अच्छा है, बुरा तो नहीं है। मैं इतनी भी गई गुजरी नहीं हूँ। अगर आप जिद कर ही रहे हैं तो मेरी भी एक शर्त है। बोलो क्या शर्त है? मैं काम करूँगी और आपको आपके रूम का रेंट दिया करूँगी। और हमको इसकी खुददारी अच्छी लगी थी। और क्या तुमने कभी जॉब की है? हाँ, जब पप्पा के साथ रहती थी तब छोटी जॉब करती थी। और क्या फिर तुम मेरे ऑफिस में जॉब करोगी? अब चलो मेरे साथ। मम्मा और यशल को सारी बात से आगाह करना है। जी, वो इसके पीछे चल दी। मेमल ने ऑफिस से आकर घर का सारा काम खत्म कर दिया था। वो बेटी ऑफिस के काम के बारे में सोच रही थी। के सामने से जहान आता दिखाई दिया तो वो भी मुस्कुरा दी। तो बताओ कज़न, कैसा गया जॉब का पहला दिन? वो इस वक्त शलवार कमीज में मलबूस काफ़ी वजिया लग रहा था। जी बहुत अच्छा, आपका बहुत शुक्रिया इस्तेनार उमानी से मेरी जॉब के लिए बात करने के लिए। यार मेमल, शुक्रिया बोलकर क्यों पराया कर रही हो? अच्छा आप बताएं, आपका काम कैसा जा रहा है? लंदन को मिस तो नहीं कह रहे? काम माशाल्लाह से अच्छा चल रहा है। रही बात लंदन की मिस करने, तो अगर पाकिस्तान में प्यारे लोग ना होते तो ज़रूर मिस करता लंदन को। ओ मतलब आपको पाकिस्तान के लोग अच्छे लगे? वाह जी। हाँ जी, अभी वो कुछ और कहता, इसका मोबाइल रिंग हुआ। एक लम्हे के लिए जवान के चेहरे का रंग फाक हुआ।
اگلے ہی لمحے وہ اپنے تاثرات چھپا گیا اور موبائل کو سائلنٹ کر دیا۔ اس وقت اس کے لیے میمل سے ضروری کچھ نہیں تھا۔ وہ میمل کے لیے ساری دنیا کو نظر انداز کر سکتا تھا مگر میمل کو نہیں۔ وہ موبائل سائڈ پر رکھ کر میمل سے باتیں کرنے لگا اور پتہ نہیں کتنی بار فون بج کر بند ہوا مگر پرواہ کس کمبخت کو تھی۔ اذلان اس وقت سلمیٰ بیگم کے روم میں ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے ان سے باتیں کر رہا تھا۔ امی جان اب آپ بہت ضدی ہو گئی ہیں۔ بھلا کوئی اتنا تنگ کرتا ہے اپنے بیٹے اور شوہر کو؟ اس نے سامنے بیٹھے زبیر صاحب کی طرف اشارہ کیا۔ دیکھیں انہیں کتنے کمزور ہو گئے ہیں۔ اچھا آپ کو پتہ ہے میں بہت جلد ہی آپ کے مجرم کو ڈھونڈ لوں گا اور اسے جینے کے قابل نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے میمل کو جینے کے قابل نہیں چھوڑا بلکہ اس سے مل کر یہ خود جینے کے قابل نہیں رہا۔ بھائی یہ کون ہے؟ یشل نے فاطمہ کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہ فاطمہ ہے۔ فاطمہ کون بیٹا؟ پوری بات بتاؤ۔ ارم نے شروع سے آخر تک ساری بات اپنی ماں اور بہن کو بتا دی۔ ارم کی ماں نے اٹھ کر فاطمہ کو گلے لگایا۔ بیٹا اتنا کچھ کیسے سہ لیا تم نے؟ اب سے تم ہمارے ساتھ رہو گی۔ جی آنٹی۔ پیچھے والے اسٹور کو اگنور کر دیں۔ میری اماں ڈانٹ رہی ہے بہن کو۔ یشل نے بھی آگے بڑھ کے اس سے گلے لگایا۔ ہائی آپی آپ کے ڈمپل کتنے پیارے ہیں۔ وہ اس کے ڈمپل کو ہاتھ لگاتی بول تم بھی بہت پیاری ہو۔ ارم ان کو بات کرتا چھوڑ کر وہاں سے چلا گیا۔ روحان جو بھی میمل کے پاس سے اٹھ کر آیا تھا اس کی باتوں کو یاد کرتا مسکرا رہا تھا۔ تب اس کے موبائل پر رنگ ہوئی تو وہی نمبر تھا۔ اس نے پک کر لیا۔ ہیلو، کیا موت پڑ گئی ہے تمہیں؟ سمجھ نہیں آتی کہ جب کال اٹینڈ نہیں کر رہا تو بزی ہوں گا۔ کال پک کرتے یاتی شیشے کی طرف ہٹ پڑا۔ بیچارہ یاسر، پہلی ملاقات یہ تھی۔ باس اگر ضروری کام نہ ہوتا تو کبھی بھی آپ کو ڈسٹرب نہیں کرتا۔ بولو کیا ضروری کام ہے؟ باس باقر ہمارے بارے میں سب جان چکا ہے اور اس کا کہنا ہے کہ وہ آج کی کانفرنس میں سب بتانے والا ہے۔ زوہان نے پاس پڑے ہوئے شیشے والے ٹیبل پر زور سے ہاتھ مارا کہ وہ شیشہ ٹوٹ کر اس کے ہاتھ پر اپنے نشان چھوڑ گیا۔ اس کی اتنی ہمت! زوہان سرور کو دھمکیاں دے گا وہ 2 ٹکے کا سرکاری نوکر؟ یاسر تم اس کی لوکیشن معلوم کر کے مجھے سینڈ کرو اور خود بھی اس لوکیشن پر پہنچو۔ اوکے باس۔ یاسر فرما بردار۔ میمل آفس میں بیٹھی کام کر رہی تھی جب وارث نے اسے بتایا کہ اذلان صاحب کو اپنے کیبن میں بلا رہے ہیں۔ وہ پھر سے خڑوس کی سڑیل باتیں سننی ہوں گی۔ وہ منہ بناتی کیبن کا رخ کر گئی۔ کیبن میں آئی تو اذلان ہاتھ میں پین گھما رہا تھا لیکن آج میمل نے بغیر اجازت کے بیٹھنے والی غلطی نہیں کی تھی۔ ابھی بھی وہ غلطی کرتی پہلے دن کی اسے چھپا گئی ہوگی۔ تو گائز یہ تھی سنگ دل ناول کی ایپیسوڈ 6 کیسی لگی یہ کامنٹ باکس میں ضرور بتانا اور پلیز سبسکرائب کر دیں، سپورٹ کریں۔ آپ سب کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے۔ سبسکرائب